दोस्तों जय हिंद। मैं ज्ञान सिंह, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि एकलव्य स्कूल पीजीटी फिजिक्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट, हमारे प्रैक्टिस पेपर चल रहा जो कि PYQs एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज इस क्लास में फिर वही नए क्वेश्चन आए हैं। चलिए स्टार्ट करते एक मोटिवेशन थॉट से। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों हमारे पास कितनी भी समस्या हो, चाहे हमारे पास कितने भी वक्त खराब हो, हमारे हालात किसी भी प्रकार हो, लेकिन हमें अपने प्रिपरेशन और अपने लक्ष्य को जब तक हम पा ना लें, प्राप्त ना कर लें, बिल्कुल जुटे रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया क्लास, नया क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है SI मात्रकों में एक पदार्थ का घनत्व 128 किलोग्राम पर घन मीटर है। एक ऐसे मात्रकों में जिसमें लंबाई की इकाई 25 सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान की इकाई 50 ग्राम है, इस पदार्थ के घनत्व का आंकिक मान होगा। बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है ना, वन डायमेंशन, जो हमारे पास ये डायमेंशन एनालिसिस में हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं, उसी में से है। तो इसमें केवल हमें क्वेश्चन पूछा है कि घनत्व का आंकिक मान यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी का सभी को याद होगा फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन हम निकालेंगे तो L3 आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। अब क्या है हमारे पास SI मात्रक में जो डेंसिटी है ना, यानी N1 इक्वल टू, हमें क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ यूनिट है U1 और U2 जो यूनिट है, ये डायमेंशन फॉर्म में इसको हम रखेंगे, जैसे M1 L1 T1, और इसकी जो पावर है A, इसकी जो पावर रख लेते हैं A, B और C, इस प्रकार से इसमें हम पावर रख लेते हैं। T1 की पावर C, इस प्रकार से इक्वल टू N2 इक्वल टू N2 M2 L2 और T2, इसमें भी पावर A, B और C रख लेते हैं। ये इस प्रकार से हमें इस फॉर्मूले को याद करके रखना है। जैसे एक यूनिट से यानी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए आता है तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पास देखिए, ये SI मात्रक में पदार्थ का घनत्व क्या है, यानी हमें यहाँ पास सबसे पहले देखना है कि SI मात्रक में N1 का जो वैल्यू दिया है वह 128 किलोग्राम पर घन मीटर दिखा है। एक ऐसे मात्रकों में जिसमें लंबाई की इकाई 25 सेंटीमीटर, ये जो दिया है ना हमारी, ये सेंटीमीटर, ये लेंथ का लिया है, यानी L2 इक्वल टू दिया है हमारे पास, L2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ये CGS में है, यानी SI मात्रक से हमें क्या करना है, MKS पद्धति से CGS कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे CGS में दिया है। और ये मास का जो द्रव्यमान की जो इकाई है, यानी यहाँ M2 इक्वल टू लिखा है 50 ग्राम। ओके, तो 50 ग्राम, चूंकि अब क्या है यहाँ पास हमें अब इसमें रखना, तो सबसे पहले हमें दूसरे यूनिट को फाइंड करना है, दूसरे डायमेंशन को पता करना है। तो इसमें फॉर्मूला कैसे हम इसको चेंज करेंगे, M1 M2 पावर में रख लेना हमें इसमें A, और L1 L2 की पावर रख लेना है B, और इसी प्रकार T1 अपॉन T2 की पावर रख लेना है C। क्योंकि ये हमें N2 की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, हम अब यहाँ पास वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 यानी मास जो यहाँ दिया हुआ है MKS पद्धति में दिया है। MKS पद्धति में ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जब हम MKS पद्धति से हम CGS कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा जो किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम यहाँ रख देते हैं, और M2 दिया है हमारा 50 ग्राम। ओके, ये 50 ग्राम, उसकी पावर में पावर देख लेते हैं। इसकी पावर
इसकी पावर में देखिए, इसमें हम इस प्रकार से ml-3 के रूप में रख लेते हैं। तो इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है -3 है। इसकी पावर में क्या है, इसकी m की पावर में 1 है, तो यहाँ 1 चढ़ा देते हैं। इसके बाद आते हैं L1 में। L1 हमारे पास कितना लिखा हुआ है, L1 में यहाँ पास, क्योंकि इसको हम अब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 ये जो लेंथ होता है मीटर होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर में इसको हमने रखा, और यहाँ पास जो दिया हुआ है L2 दिया है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हमने रख दिया, और इसकी पावर है -3। अब यहाँ पास टाइम नहीं दिया, टाइम को हम नहीं रखेंगे, इसको हम नहीं रखेंगे यहाँ पास। ओके, तो हम देखिए ये कटेगा, n2 इक्वल टू 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। और यहाँ पास एक चीज़ और भूल गया हमने, n1, तो यहाँ पास हम n1 रखेंगे, यहाँ पास n1, ठीक है। तो यहाँ इसको हम काटेंगे तो 50 दूनी 100, 0 0 1 कट गया, इंटू 25 चौको 100, ठीक है। और इसमें हम रख देते हैं -3 इंटू 1 128 n1 की वैल्यू। इस प्रकार से हम इसको रखेंगे और यहाँ पास इसको काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पास हम 0 रखेंगे, और इसके बाद 20 इंटू 1/64 ये आएगा, क्योंकि 4 4 16 64 इंटू 128। इसको काटेंगे हम, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 बार में कट जाएगा, और ये 20 इंटू 2 इक्वल टू 40, यानी जो हमारा आंसर आएगा 40, यानी C इज़ राइट आंसर। इस प्रकार से होगा, हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से वेरी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्क्रू गेज, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्क्रू गेज दिया हुआ है, यानी एक पेज मापी की पिच तथा वृत्तीय पैमाने पर सर्कुलर स्केल पर भागों की संख्या क्रमशः 0.5 mm तथा 100 है। इसको ध्यान से आप देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लिस्ट काउंट अल्पतमांक हम निकालते हैं ना, अल्पतमांक निकालते हैं, तो अल्पतमांक निकालने के लिए लिस्ट काउंट वाला निकालें। तो लिस्ट काउंट इसमें दिया हुआ है पिच, यानी ये पिच दिया हुआ है, और वृत्तीय पैमाना जो हम लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो पिच अपॉन क्या होता है, सर्कुलर स्केल के संख्या भागों की संख्या, ठीक है। तो 0.15/100 इसको रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हट जाएगा, 1.1/2 आएगा। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, और 0.5 आया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से 0.5 आया। और 1 मिनट, इसमें क्या करते हैं, अच्छा 1 मिनट, इसमें क्या होता है बच्चा, ध्यान से, इसमें 0.5/100, और जैसे ये पॉइंट हटेगा पीछे बाइक साइड से 1 डिजिट के बाद, तो इसमें नीचे एक 0 आ जाएगा, 5/30, और 5 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर में -3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी लिस्ट काउंट आ गई। जब पेच मापी को बिना किसी वस्तु के पूरी तरह कस दिया जाता है तो इसके वृत्तीय पैमाने पर शून्य मध्य रेखा से 3 भाग नीचे आ जाता है, यानी ये 3 जो लिस्ट काउंट होगा ना, हमारा लिस्ट जो काउंट होगा, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव एरर आएगा हमारा, धनात्मक त्रुटि जो आएगी हमारी, धनात्मक त्रुटि, वो धनात्मक त्रुटि में कितना है, देखिए लिस्ट काउंट इंटू जो एरर होता है ना, उसमें कितने खाने हैं, 3 खाने हैं, और 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इंटू 10 की पावर में -3 आएगा, यानी
15 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, तो इसको 1 पॉइंट अगर 5 में रखोगे तो 10 की पावर माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से यह जो हमारी एरर आ गई, इतना हो गया। अब हमारे पास जो दिया हुआ है, एक पतली चादर की मोटाई के लिए पेचमापी के मुख्य पैमाने तथा वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक के मेन स्केल रीडिंग दिया है 5 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दी है वो कितनी दी है 48 mm में लिखा है, यहाँ भी mm में रख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि जब हम इसमें चादर की मोटाई यानी रीडिंग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सीट थिकनेस हम निकालेंगे, थिकनेस इक्वल टू MSR प्लस CSR इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। जो एरर आया हमारा ना उसको हम माइनस कर देते हैं। तो जो MSR यानी 5.5 प्लस 5.5 इनटू प्लस में है प्लस 48 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर में माइनस का 2 और माइनस क्या रख देना है यहाँ पास। एरर कितना है हमारा, एरर जो हमारा आया है, एरर आया हमारा 1. लिस्ट काउंट, यहाँ लिस्ट काउंट का वैल्यू तो 5 इंटू रखा ना जी, 5 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3 और फिर यहाँ पास हम रखेंगे एरर। जो हमारी एरर आई धनात्मक एरर, धनात्मक त्रुटि आई है, उस धनात्मक त्रुटि को क्या कर देना है, माइनस कर देना है यहाँ पास। माइनस एरर कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर में माइनस का 2। ओके, हाँ पे प्यारे बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सॉल्व करेंगे तो 5, ये 8 5 40 की 4 और 5 चौके 20, 20 4 24, ठीक है, 240 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर में माइनस का 2। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट में ला लेंगे। तो 5.5 प्लस ये क्या हुआ, ये माइनस का 3 है तो 0.123 यानी इतने डिजिट आगे आएगा, इतने डिजिट हमारा पॉइंट क्या होगा, आगे आएगा। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 24 माइनस, इस प्रकार से ये भी होगा तो 0.00015 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो 5.74 आएगा, ठीक है, माइनस 0.015, ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, इसको हम माइनस करेंगे जब, तो 5.725। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5.725, ये ऑप्शन हमारा सही है। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से हमको सॉल्व करना। पहले हमें लिस्ट काउंट निकाल लेना है, यानी अल्पतमांक निकाल लेना है। अल्पतमांक में क्या होता है, जब हम निकालते हैं तो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल को डिवाइड कर देते हैं तो हमें अल्पतमांक आ गया। जब हम धनात्मक त्रुटि निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वृत्तीय पैमाने पर शून्य मध्य रेखा से 3 भाग आगे, तब उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एरर। कितना एरर हमें मिली है, तो क्या करेंगे, जो हमारे लिस्ट काउंट होती है 3 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारी लिस्ट काउंट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए बात करते हैं। जी, एच तथा सी, यहाँ जो कि बताया आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, ये जी जो है आपको याद होगा कि यहाँ पास जो जी दिया हुआ है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, और एच जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ये समय का, यहाँ लिखा हुआ है समय का तुल्य संबंध है, तो टाइम के साथ इसका संबंध रिप्रेजेंट करना है। किसके साथ, इसका जो संबंध रिप्रेजेंट करना है, इसका संबंध हमें टाइम के साथ करना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, टाइम का संबंध करेंगे जी की पावर ए से और एच की पावर बी से और यहाँ सी की पावर सी से। ओके, अब यहाँ पास इसके हम डायमेंशन को रख देते हैं। समय को तो टी है, इक्वल टू यहाँ पास के कांस्टेंट आता है, के का कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वो।
अब जी के जो वैल्यू आई हमारी, जी का जो डायमेंशन है उसके डायमेंशन को हम यहाँ पुट करेंगे। चूंकि आपको पता है डायमेंशन इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, F इक्वल टू GM1 यहाँ पास M2 मास है दोनों अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। और प्लैंक कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। और सी का तो पता है स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ से इसकी जो हम यूनिट बीमी सूत्र हम निकालते हैं, डायमेंशन को निकाले थे, आपको याद होगा -1 L की पावर में 3, L की पावर में 3 और T की पावर में -2 और इसकी पावर में A चढ़ा देना। इसके बाद H प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये आपको याद होगा कि इसके जब हम निकालेंगे तो T-1 होगा और इसकी पावर में हम B चढ़ा देंगे। और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी है तो -1 और इसकी यूनिट में हम चढ़ा देंगे C, पावर चढ़ा देंगे C। अब क्या करेंगे, हम इसके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन की जो बीमाएँ हैं, उनकी बीमा को हम क्या करेंगे, उनकी बीमा को हम तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा अलग अलग प्रकार से। तो देखिए यहाँ पास इसको मूल राशि में हम एक बार लिख देते हैं, M0, L0 और T1, इसको फंडामेंटल डायमेंशन के रूप में लिख देते हैं, जो जैसे उसका रूप है। और इसके बाद M-1 L की पावर 3, L की पावर में हम यहाँ पास 3 रख देते हैं, L की पावर में 3 और T की पावर में -2 इसकी डायमेंशन को हम यहाँ पास रख देते हैं A। इसके बाद ML2 T-1 ML T-1 और इसकी पावर में B चढ़ा देते हैं और इसके बाद LT-1 और इसकी पावर में C चढ़ा देते हैं, ओके। यहाँ पास क्या होता है, इसकी अब बीमाओं को, इसकी पावर को हम तुलना करेंगे तो देखिए M की तुलना जब हम करते हैं तो क्या हमें मिलता है, 0 इक्वल टू माइनस, अब यहाँ 1 है ना, इसके A को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A आएगा, ठीक है। इसी प्रकार M है यहाँ है तो M की पावर 1 है तो यहाँ पास प्लस B आएगा, ठीक है। और यहाँ पास है नहीं तो इतना ये होगा, ओके। इतना हो गया बच्चे। अब इसके बाद हम L की बात करते हैं, L के डायमेंशन को हम फाइंड करेंगे। 0 इक्वल टू कितना आएगा, 0 इक्वल टू यहाँ पास L में कितना 3 है, यहाँ पास 2A है तो 3A हो जाएगा, 3A। फिर यहाँ पास L में आया है तो L में 2 है तो 2B हो जाएगा, यहाँ L में A1 है तो C बस होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन T की अब तुलना करेगा तो वहाँ T में पावर 1 है, यहाँ T में -2 है तो 2A हो जाएगा, इधर -1 है तो माइनस का B हो जाएगा, इधर 1 है -1 है तो यहाँ C हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या करा, तो इसको हम जब तुलना करेंगे ना बच्चा तो क्या हो जाएगा हमारा, A इधर आएगा तो A इक्वल टू हो जाएगा B, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब क्या करते हैं, A का जो वैल्यू है ना, A इक्वल टू B कहीं पास पुट कर देते हैं। 0 इक्वल टू आएगा हमारा 3B प्लस 2B प्लस C, तो यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल टू 5B प्लस C, तो 5B प्लस C इक्वल टू आ गया हमारा 0। ये नया इक्वेशन हमें मिल गया, ओके। अब इसके बाद इसमें भी उसी प्रकार से करते हैं तो -2B आएगा, एक ही जगह हम B रख देते हैं और ये आ जाएगा C, तो 1 इक्वल टू -3B और यहाँ ऐड हो जाएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3B प्लस का C इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 5B प्लस C इक्वल टू 0 और 3B प्लस C इक्वल टू -1। अब क्या करते हैं, इसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस कर दे, इसको प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। अब ये क्या होगा 2B इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमारा आएगा ये तो B इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ओके। ये हमें B की नई वैल्यू मिल गई, B इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2। अब क्या करते हैं, ये इस वाले B को यहाँ पास पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा A इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आएगा, ओके। A इक्वल टू भी आ गया। अब किसी भी चाहे इस वाले इक्वेशन में चाहे वाले इक्वेशन में A और B की वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें हम कर देते हैं तो 5 × 1/2 प्लस C इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 5/2 C इक्वल टू आ जाएगा -5/2 आ गया। इस प्रकार से
ठीक है बच्चा। तो अब बात करते हैं, ये जो हमें ये मिला था, ये हमने क्या करा था कि हमने बताया था कि जब हम तुलना करते हैं तो ये हमें मिलता है, यानी किसके समतुल्य है, समय के तुल्य है। तो यहाँ पर रखेंगे t प्रपोर्शन टू t प्रपोर्शन टू g की पावर में a, h के पावर में b और c की पावर में c। तो इसमें अब उसकी पावर को पुट कर दें तो g के पावर में आया 1/2, h की पावर में आया b इक्वल टू 1/2 और c की पावर में माइनस का 5/2 आया, इतना आया। ओके, तो t प्रपोर्शन टू ये क्या अंडर रूट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जी एच आएगा अपॉन में, क्योंकि माइनस है तो माइनस में, और 1 अपॉन यहाँ से इस प्रकार से सी 1/2 इंटू 5 करेंगे तो 1 अपॉन ये भी अंडर रूट में जाएगा, सी की पावर में 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट में हम इसको करेंगे जी एच बाई सी की पावर 5। तो टी इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा जी एच अपॉन सी की पावर 5। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन, यानी जी एच अपॉन सी की पावर 5, डी इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मीटर स्केल द्वारा नापने पर किसी बेलन का व्यास, यानी डायमीटर यहाँ फाइंड कर रहा है, ठीक है, डायमीटर बोला है, यहाँ व्यास और ऊंचाई हाइट, यहाँ ये डायमीटर है और ये क्या है, हाइट के लिए एरर आया है, ठीक है। तो उपयुक्त सार्थक अंकों में इसके आयतन का मान ज्ञात करना है, कि मतलब हमें पहले वॉल्यूम निकाल लेना है, फिर इसके सार्थक अंक को बताना है कि कितना सार्थक अंक, उपयुक्त सार्थक अंक तक हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद होगा कि बेलन का जो आयतन होता है v इक्वल टू होता है 2 पाई, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको हम और अच्छे तरीके से रखेंगे, डायमीटर जो होता है हमारा 2r के बराबर होता है, तो यहाँ r इक्वल टू हो जाएगा d/2। तो v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा और इंटू एच हो जाएगा। ये हमारे पास एक नई वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इस समय हम इस क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ डायमीटर भी है, यहाँ डायमीटर है और यहाँ पास जो हाइट है ना एल के बराबर है, यहाँ जो हाइट है वो एल के बराबर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास हाइट एल के बराबर है, हालांकि हाइट ही दिया है तो हाइट में आ गया, हमारा डायमीटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आयतन का वैल्यू निकालना, पहले हमें v के वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर डेल v के वैल्यू निकालना पड़ेगा, इन दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो निकालने चले, स्टार्ट करते हैं। v इक्वल टू हमारा तो 3.14 पाई के वैल्यू पुट कर दीजिए और इनटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पास ये डायमीटर है 12.6 हमारा क्या है डायमीटर, तो 12.6 का स्क्वायर है तो 12.6 दो बार लिख दीजिए, और यहाँ पास हाइट ये है 34.2 रख दीजिए, और अपॉन में क्या रखना है यहाँ पास 4। ओके, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करा तो v इक्वल टू इसका जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो 17,048.9 के आसपास आता है। तो इस प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा, 4260 के आसपास आएगा। ये v का वैल्यू हो गया, यानी v इक्वल टू हमारा आएगा 4260। अब देखते हैं, इतना तो 42 यहाँ से कंफर्म हो जाता है, 4260 इसमें है, बाकी अब किसी में नहीं है। तो यहीं से हम इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन को हम राइट कर सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बट हम इसको डेल v को भी फाइंड कर लें, तो डेल v को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वॉल्यूम में आएंगे तो इधर निकालेंगे डेल v अपॉन v इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या स्क्वायर है तो डेल डी अपॉन डी आ जाएगा, प्लस ये क्योंकि पाई/4 तो आउट हो जाएगा, ये इसका किसी प्रकार से इसको ना तो डायमेंशन ना तो ना यूनिट होगा ना किसी प्रकार से एरर में मल्टीप्लाई होगा, राइट।
इस प्रकार से हाइट की बात करते हैं तो डेल एच अपॉन एच। ओके, अब इसमें रखें जो हमारे पास वॉल्यूम फाउंड करना है तो डेल वी अपॉन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पास ये उठ करके इसमें सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डेल डी बट अपॉन इंटू डेल वी प्लस डेल एच अपॉन एच डेल वी। ओके, अब इसमें हम डेल वी के वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2d यहाँ पास यानी डेल डी की वैल्यू 2 इंटू यहाँ पास ये डेल्टा की वैल्यू है, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू 0.1 अपॉन में 12.6 इंटू भी की वैल्यू जो आई हमारी कितना आई है 1260, कितना रखेंगे 4260, फिर इसके बाद प्लस करिए और डेल एच यहाँ पास 0.1 अपॉन और फिर अपॉन में 34.2, ठीक है, इंटू 4260। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से हम इसको हम काट दें क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 63 आएगा 2.3, ठीक है, और ये पॉइंट से हट जाएगा तो पॉइंट से जब हटेगा तो ये आएगा बच्चा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पास आएगा 63। ओके, अब 63 को फिर हम डिवाइड करेंगे, लास्ट में 63 को डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 67.6 प्लस इसको जब हम यहाँ से काटेंगे तो 12.4 आएगा लगभग, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 8 क्योंकि ऐड हो जाएगा ये तो लगभग हमारे पास आएगा इसका आंसर 80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना है। तो हम किस फॉर्मेट में रखेंगे, भी प्लस डेल वी के रूप में रखेंगे इसको, तो 4200, इसको हम 4260 प्लस इधर में हमारा आएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। ओके, इस प्रकार से तो देखिए ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति यानी जो हमारी वेलोसिटी है v है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन a और फोर्स जो है f से, तो उसकी फंडामेंटल यूनिट माने तो यंग प्रत्यास्थता कोफिशिएंट की हम डायमेंशन को पता करेंगे कितनी बीमा कितनी है उसकी, ठीक है। तो आपको याद होगा केवल इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से करेंगे, यानी आपको याद होगा कि हम इस क्वेश्चन को मात्र दूसरे तरीके से करेंगे, बाकी सभी को जो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको डायमेंशन को ABC मान करके, ठीक है, केवल ये क्वेश्चन को। अब हम इसमें सबसे पहले सब याद होगा आपको कि यदि गति को हम क्या करें, गति वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन और फोर्स को अगर हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कोफिशिएंट के रूप में निकालना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक याद होगा आपको सूत्र कितना, y इक्वल टू f अपॉन, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अविलंब प्रतिबल अपान अविलंब अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अविलंब विकृति, यानी प्रतिबल अपान विकृति के रूप में इसको हम लिखेंगे। बट जो यहाँ पास विकृत होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इस प्रकार से इसको हम क्या कर देते हैं, प्रतिबल अपान के एरिया में a होता है और इसमें l अपॉन डेल l, तो ये क्या होगा हमारा डेल l जो होगा ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी क्वांटिटी इसके यूनिट को नहीं रखेंगे, इसके डायमेंशन को रखेंगे। f अपॉन जो एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, L2 के रूप में रख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में हमने एक बीमा के रूप में रख दिया इसको। अब क्या करें, आपको याद होगा कि जो अब हम यहाँ पास दो चीजें, यहाँ फोर्स की वैल्यू निकालें यानी बल की वैल्यू निकाल लें और यल स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके इसी में रख देना, इसको यूनिट इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब चूंकि इस जो हमारा जो बल आया है इससे हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे
डायमेंशन, तो चूंकि एफ का वैल्यू निकालने के लिए याद होगा यम एल टी माइनस 2 होता है। अब हम यम एल टी माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम एल अपॉन टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एल का मान निकालना, क्योंकि एफ के रूप में है ही, हमें एफ ए और वी के रूप में निकालना है। तो एफ इक्वल टू हमारा आएगा क्या, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हम यहाँ से एल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पास एफ टी का स्क्वायर अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, जहाँ ये एम आया है ना, यहाँ पास चूंकि याद होगा जो वेग बराबर होता है लेंथ अपॉन में अपॉन टाइम, इसमें रख देते हैं। तो क्या करते हैं, टाइम की जो वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल अपॉन आएगा वी, क्योंकि यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ की डायमेंशन के रूप में फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसमें ऐसे रख लें तो ठीक रहेगा। जो एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण बराबर होता है वेग इक्वल टू वेग अपॉन त्वरण बराबर इक्वल टू वेग अपॉन टाइम। तो टाइम का अगर वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा इस प्रकार से ए, यहाँ त्वरण एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पास एफ अपॉन के रूप में एम, यहाँ पास एम है और यहाँ पास टी का स्क्वायर की जगह भी अपॉन ए का स्क्वायर कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा। ओके, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे एफ टी स्क्वायर अपॉन, तो एफ अपॉन एम भी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ये एल का वैल्यू हो गया, अब दोनों पक्ष में एल का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें एल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एल का स्क्वायर, तो यहाँ पास एफ का स्क्वायर इंटू वी की पावर 4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पास एम का स्क्वायर और ए की पावर 4 हो जाएगा। क्यों ना हम इसको इस प्रकार से लिख लें, एफ का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर ए का स्क्वायर ऐसे लिख लें, और वी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर यानी कि 4। चूंकि पता है एफ बराबर एम होता है ना, इधर एफ इक्वल टू एम रख देंगे, तो एफ स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, यानी जो हमें वैल्यू मिली एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी का पावर 4, सॉरी यहाँ पास हमने रॉन्ग लिखा थोड़ा सा, क्योंकि वी के पावर 4 है, वी के पावर में 4 और यहाँ पर वी की पावर 4, तो ए स्क्वायर आ गया। इसको कुछ नहीं करना, इसको उठाकर यहाँ पास पुट कर देना। तो ये अब आते हैं यंग प्रत्यास्थता वाई इक्वल टू एफ अपॉन, यहाँ पास वी की पावर में 4 और ये चला जाएगा ए स्क्वायर ऊपर। ठीक है, ए स्क्वायर क्योंकि अपॉन में है तो ए स्क्वायर का चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, पलट करके हमारा चला जाएगा ऊपर। ओके, और फिर क्या होगा देखो, तो इसको और आगे हम लिखते हैं अगर, तो एफ बी की पावर माइनस 4 ए के पावर में 2 आया। क्यों ये आंसर, एफ की पावर में 1 आया गया, एफ की पावर में 1 और ए की पावर, ये बी इज राइट आंसर हमारा होगा। एफ की पावर 1 ए की पावर 2 एफ वी की पावर -4, इस प्रकार से बी इज राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से होगा बच्चे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, एक पेच मापी के मुख्य पैमाने का अल्पतमांक है, यानी 1 मिलीमीटर है, इसका अल्पतमांक दिया है 1 मिलीमीटर, तथा 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार का व्यास नापने के लिए इसके वृत्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या फाइंड करना है, यानी n पता करना है। तो एक पेज मापी के जो मुख्य पैमाने का जो अल्पतमांक है, यानी अल्पतमांक जो हमारा लिस्ट काउंट जो दिया है वो कितना दिया, 1 मिलीमीटर
तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर आएगी। ओके, अब इसका जो डायमीटर यानी तार का जो अल्फा तो या लिस्ट काउंट निकालेंगे, यानी स्क्रू गेज का, यानी स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जब हम पता करेंगे तो आपको पता है ना, पिच अपॉन होता है, पिच अपॉन जो होता है जो सर्कुलर स्केल में खानों की संख्या, सर्कुलर स्केल में खानों की संख्या, जो नंबर ऑफ खानों की संख्या पता करेंगे वो होगा। तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, यहाँ पर देखिए 5 माइक्रोकूलम यहाँ दिया है, तो 5 माइक्रो का यानी 10 की पावर -3 मीटर आ गया। और जो पिच का जो आया है तो ये कितना आया है, 10 की पावर -3। और नंबर हमें फाइंड करना है, क्या करना है, नंबर को हमें पता करना है, नंबर को हमें फाइंड करना। तो n = आ जाएगा 10 की पावर -3 और ये 5 × 10 की पावर -6। ओके, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/5 × 10 की पावर में 10 की पावर 6 है तो वहाँ आ जाएगा 3। तो 1/5 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से 1 2 3/5, 5 2 10 यानी 200 नंबर। ओके, 200 नंबर आ गया यानी 200। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। SI इकाई में एप्सिलॉन जीरो अपॉन म्यू जीरो की डायमेंशन को हम पता करेंगे कि बीमा क्या है इसकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो इसका जो बीमी सूत्र होता है, क्या होता है एप्सिलॉन जीरो का जो बीमी सूत्र होता है M-1 L-3 T की पावर में 4 और A की पावर में 2 ये होता है। और म्यू जीरो का जो डायमेंशन होगा AM-L-T-2 और A की माइनस यहाँ पास -2 है, -2 और A की पावर में हम लिखेंगे -2। ओके, ये डायमेंशन, क्योंकि जो हमने ये एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू निकाला ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इससे मिला है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात करा है तो म्यू जीरो अपॉन यहाँ से ये यहाँ से मिला है, जो यूनिट है हमारी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। और जो ध्रुव प्राबल्य है ना, M का स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं, ध्रुव प्राबल्य यानी M1 M2 का R का स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिटें यहाँ से हमें मिली हैं, यूनिट के साथ साथ डायमेंशन भी मिले हैं। अब क्या करते हैं, हम एक चीज और रख लेते हैं, एक चीज से हम दिमाग लगाते हैं कि अगर इनकी डायमेंशन को हम इस प्रकार से रखें, यानी दोनों की डायमेंशन को अंडर रूट के रूप में रखें। अंडर रूट, अब देखिए अब क्या है कि अंडर रूट एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू, इसके डायमेंशन को अगर हम रखें M-1 L-3 T की पावर में 4 और A की पावर में 2 अपॉन M-L-T-2 A की पावर -2। ओके, अगर हम ऐसे रखते हैं ना तो इसके क्योंकि इसकी बीमा को हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसके अंडर रूट है इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें 1/2 चढ़ा देंगे। ओके, इस प्रकार से हो गया, 1/2 हमने चढ़ा दिया। अब क्या करा, जब हमने ऊपर ले गया इसको तो M का -2 आया, ये ऊपर जाएगा 1 तो -2 हो जाएगा। L ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, L के पावर में -4। T ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, +6 होगा, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और A के पावर में हो जाएगा 4। अब यहाँ पास 1/2 है, क्या हमारा 1/2। अब 1/2 की पावर में सभी जगह मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें 2 इसमें 2 कट जाएगा तो M-1 आएगा। इसी प्रकार ये वाला 2 इससे कट जाएगा तो 2 आएगा। इस प्रकार से ये कटेगा तो 3 आएगा, ये कटेगा तो 2 आएगा। ये हमारा अंडर रूट एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो के डायमेंशन मिल गई हमको। देखिए कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, M-1 कहीं है क्या, ये अपोजिट दूसरे प्रकार से लिखा हुआ है इसे ऑप्शन, तो मिला लेते हैं। A² T² कहीं A²
ए स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर टी की पावर 3 ए की पावर -1 एल की पावर, बी इज राइट आंसर, यहाँ ये होगा। ठीक है, ये जो है जेईई मेंस के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एकलव्य का है और केंद्रीय विद्यालय के जो क्वेश्चन आते हैं इसी बेस में आते हैं। आता है क्वेश्चन में, यदि पृष्ठ तनाव S, सरफेस टेंशन S, जड़त्व गुण I तथा प्लैंक कांस्टेंट H को मूलभूत इकाई माने तो रेखीय संवेग का बेमी सूत्र होगा। वेरी सिंपल, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा सभी को कि P = हम कर लें h की पावर में x मान लेते हैं, x ABC भी मान सकते हो, I की पावर में y और h की पावर में z मान लो। ठीक है, अब हमें x y z की डायमेंशन को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, ये सबको पता है। तो जड़त्व गुण जो होता है उसका रेखीय संवेग PMV बराबर होता है सूत्र, तो MLT-1, ये डायमेंशन हो गया इसका। जड़त्व गुण का जो डायमेंशन है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जड़त्व गुण R इंटू MR ऐसे होता है। तो जड़त्व गुण का जब हम डायमेंशन रखेंगे तो R का स्क्वायर इंटू M, तो डायमेंशन हम निकालेंगे तो M अच्छा I, ठीक, मैंने दूसरा रख दिया था इधर, सरफेस पृष्ठ तनाव को रखना। पृष्ठ तनाव S = सबको पता है, पृष्ठ तनाव सरफेस फोर्स अपॉन क्या होता है, पृष्ठ अपॉन में पर एरिया में लगने वाला जो पर लेंथ में लगने वाला जो पर लंबाई में लगने वाला फोर्स होता है, तो MT माइनस आ जाता है हमारा -2। बट जो जड़त्व गुण I है हमारा जो डायमेंशन है, जड़त्व गुण का डायमेंशन कितना होगा भाई, सीधी सी बात है MR² होता है। तो यह मास है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर MR का स्क्वायर, तो यहाँ पास मास और L2 आएगा, बस हो गया। इसके बाद H को तो सभी पता है, ML2T-1, ये तो सभी को पता है। प्लैंक कांस्टेंट और कोणीय संवेग का दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, अब रखते हैं इसमें, तो MLT-1, ठीक है, MLT-1 और सरफेस टेंशन का रख दीजिए MT की पावर में -2 और इसके इसमें चढ़ा दीजिए आप, इसमें चढ़ाएंगे x, फिर इसके बाद क्या रखेंगे I ML का स्क्वायर और y, और इसके बाद h का रखेंगे तो ML का स्क्वायर T की पावर -1 और यहाँ आ जाएगा हमारा z। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं, x की पावर या लेफ्ट और राइट की दोनों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की दोनों तुलना कर लेते हैं। m की पावर में 1 है, m की पावर में 1 यानी x है, ये 1 = हमारा आएगा x, इधर m की पावर में y आएगा प्लस का y, इधर के m की पावर में z आएगा। ठीक है, ये हमें एक डायमेंशन, ये हमें इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन L में इक्वल L है, L में 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो L की पावर 1 और यहाँ पर देखिए m की पावर 1 ऐसे रखेंगे। अब यहाँ L की पावर देखिए, यहाँ L की पावर तो है नहीं है, यहाँ भी L की पावर है तो 2I, और यहाँ पास L की पावर तो 2Z आएगा। L की पावर L की पावर में L के पावर में 2Z होगा। ठीक है, L के पावर में 2Z। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा इक्वेशन निकालेंगे। तीसरा इक्वेशन में t की पावर, तो t की पावर में -1 चढ़ा है, इसके t की पावर -2x और इसकी t की पावर में यहाँ तो है नहीं, इसमें है, तो इसकी t की पावर में -z आएगा। ओके, अब ये z आ गया, 2 नहीं है, z है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम z अच्छे से बना देते हैं, ये z है। ओके, अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों जो हमारे पास इक्वेशन आए हैं, इन इक्वेशनों में हमें क्या करना है, किसी एक के वैल्यू को पता करके हमें क्या करना है वहाँ रख देना है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पास क्या करेंगे हम,
किसी का वैल्यू एक का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में रख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक हमें यहाँ पास है, सबसे छोटा वाला ये दिख रहा है, यहाँ से भी हम निकाल सकते थे। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 1, ये यहाँ से ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2x प्लस होगा हमारा z, और z इक्वल टू हो जाएगा हमारा, z इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये z ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, z इक्वल टू इसको हम क्या करते हैं, किसी में भी z का जो वैल्यू है उसको निकाल करके हम रख देते हैं। क्या देखिए, एक ये डायमेंशन हो गया, एक ये हो गया हमारा, और एक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी मिल जाएगा। तो दोनों हमारे पास इक्वेशन मिल गए हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पास 2y प्लस 2z है और यहाँ 2z प्लस z है। तो हम क्या करते हैं, किसी में एक में इसका जो वैल्यू है फाइंड करके रख देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो किस प्रकार से आएगा हमारा, देखिए ये z इक्वल टू जो होगा, या z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पास ये 1 माइनस का 2x होगा। हालांकि हम इसको ऐसे अगर सीधा लिखना चाहते हैं तो पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, 2x प्लस z इक्वल टू 1। तो अगर तो z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2x। ऐसे इस वाले वैल्यू को उठा करके किसी में रखिए जिसमें से z हो, किसी में भी एक रख दीजिए तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो रखते हैं इसमें 1 इक्वल टू इसमें रख दें या किसी में एक में, तो 1 इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2x ये आया। तो 1 इक्वल टू 2y प्लस 2 माइनस और 2 2 जा 4x यहाँ हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 1 माइनस का 2 और ये 2y माइनस 4x ये आया। तो देखिए ध्यान से, अब ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या करते हैं, इसमें हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी में भी एक, तो 2y माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 1 ये मिल गया हमें एक इक्वेशन, राइट। एक ही इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी मिला था हमें, ठीक है, एक इक्वेशन ऑलरेडी मिला था ये। अब क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे और आगे z की वैल्यू ये वाली पुट कर दें यहाँ से, तो 1 इक्वल टू x प्लस 2 प्लस y प्लस 1 माइनस 2x ऐसे आएगा। तो 1 इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 माइनस 2x इतना आ गया। ये x में माइनस का हो जाएगा तो माइनस का x आएगा और प्लस का y आएगा, ठीक है। तो क्या कर ले हम ऐसे लिखते हैं, तो y माइनस x इक्वल टू 1। दोनों हमें इस प्रकार से ये इक्वेशन मिल गए। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो कहाँ गया, इसको सॉल्व कर रहे थे ना। तो इसमें क्या करते हैं, y माइनस x इक्वल टू 1 और फिर इसके बाद आया हमारे पास 2y माइनस 4। इसमें से एक काम करें कि अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन लें तो y माइनस हमारा आ जाएगा 2x
इसका 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे अब आगे। 2i माइनस 4 2i माइनस 4 x इजकल टू -1, इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर माइनस कर दे, एक्चुअली क्या करेंगे अभी इसको हम करेंगे क्या, इसको हम बैलेंस करेंगे तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दें तो 2i हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा और ये 2i हो जाएगा। 2i माइनस का 2x और इधर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दो पूरे में, ठीक है। तो 2 हो गया, इधर 2i माइनस का 4x इजकल टू -1, इसको अब हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हो गया, कट गए वाला, ये हुआ तो माइनस का क्या हुआ, ये प्लस का हुआ, तो 4 में से माइनस कर तो 2x आएगा हमारा और ये हो जाएगा 3 आया, ठीक है, ये आएगा हमारा 3 आएगा जी। एक मिनट, हाँ x इजकल टू आएगा हमारा, एक मिनट, x का जो वैल्यू आएगा 3/2 आएगा, ओके, x की जो वैल्यू आई हमारी 3/2 आई। अब क्या करते हैं, इस 3/2 को, ये जो हमारा 3/2 आया है, ये जो 3/2 को हम डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन में रख देते, पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहीं से भी किसी में भी, अभी हमें y का वैल्यू पता करना है तो क्यों ना हम जो y माइनस एक्स इजकल टू 1 आया है तो y माइनस 3/2 इजकल टू 1, तो y इजकल टू 1 प्लस 3/2, तो y इजकल टू आ जाएगा 2 प्लस 3/2, तो 5/2 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। क्या आएगा हमारा 5/2, क्या बात है, कहीं पास रॉन्ग हो गया क्या, ओके ओके ओके, यहाँ पास हम रखेंगे y की वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रखते हैं, ठीक रहेगा। जो हमारा ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन किसी में भी क्वेश्चन में रखें तो हमें क्या करना, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यों ना हम x की वैल्यू पुट करें, तो 2y माइनस 4x इजकल टू -1, 2 इंटू y माइनस 4 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4, ये आएगा -1, तो 2y इजकल टू आएगा यहाँ पास माइनस का 1 और ये आएगा 6 और इधर आएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा, तो y इजकल टू आ जाएगा 5, इसमें से माइनस का होगा तो 4/2, 2 2 जा 4, ओके, y इजकल टू आ गया हमारा 2, y इजकल टू आएगा हमारा 2, ठीक है, 1/2। कहीं पास मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, हाँ ठीक है, डायमेंशन तो ठीक है ना, ml माइनस ml2 mt माइनस 2 x प्लस वाई, अच्छा 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 अच्छा, हमने L की वैल्यू जो फाइंड करा था वो क्या आया था, L के पावर में, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे पास मिस्टेक है, देखेंगे इसको। एक घनाकार गुटके का घनत्व निकालने के लिए उनका द्रव्यमान तथा कोर की लंबाई क्रमशः 10 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम तथा 0.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर नापी जाती है, तो घनत्व के मापन की त्रुटि क्या होगी, इसके बात करते हैं, ठीक है। तो
बात करते हैं हम सबसे पहले घनत्व, यानी रो इक्वल टू होता है m/v, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं L3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या क्या दिखा, मास दिया है और लेंथ लिया है, तो मास और लेंथ ठीक है, इसको हम इधर निकालेंगे। तो डेल P/P इक्वल टू डेल M/m प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 डेल L/L। ओके, इस प्रकार से आएगा। अब क्या करें, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, ये यानी ये आ जाएगा सीधे सीधे 0.1 10 प्लस 3 इंटू 0.01/0.10। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो 1/100 आ जाएगा नीचे, प्लस 3 इंटू तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये आएगा 1/10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 3/10। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे, 100 हमारा एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31 यानी 0.1 आएगा। तो डेल P/P इक्वल टू आया हमारा 0.31 किलोग्राम। ओके, हमारा आंसर कौन सा है, ये है किलोग्राम पर घन मीटर क्यूब, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक वर्ग का क्षेत्रफल 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऐसे 7 वर्गों का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों तक हमें बताना है। तो कैसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, तो जो 7 वर्गों का है, कितने, तो कुल टोटल एरिया, क्या टोटल एरिया इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश करके इस प्रकार से A7 तक एरिया निकालेंगे हम। तो टोटल जो एरिया आया है हमारा, कितना आया है, ये आया है एक एरिया का जो वैल्यू है 5.29। ठीक है, तो हमारे पास 7 है, तो हम क्या करते हैं 7 इसमें ऐड करेंगे, टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे 7 एरिया, तो 7 इंटू 5.29 होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 पॉइंट हमारा आएगा 03। ठीक है, इस प्रकार से $37.03, इस प्रकार से ये हमारा आया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, x इक्वल टू 5yz स्क्वायर में x तथा z की विमाएं तथा धारिता चुंबकीय क्षेत्र है, तो SI मात्रक में y की विमा क्या होगी। तो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5yz का स्क्वायर है, तो y के बीमा हमें पता करना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या है कि x/5y। ओके, इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं इन दोनों की बीमा, क्योंकि जो हमारे पास जो धारिता होती है ना, उसकी जो डायमेंशन है, उसकी डायमेंशन m-1 l-2 और t की पावर में 4 a की पावर में 2 है, और जो z है ना, यहाँ पास z का स्क्वायर, z जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ में l0 और t की पावर -2 और -1 है, इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू केवल पुट करेंगे, तो x का जो मान है हमारे पास डायमेंशन है उसको रखेंगे। x का जो डायमेंशन है वो होगा m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर में 2, और यहाँ पास जो 5 है तो 5 इसमें डायमेंशन लेस है। अब क्या करेंगे, m l का पावर g यहाँ स्क्वायर है, तो m l t -2 a की पावर -1 और यहाँ स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो बच जाएगा हमारा m-1 l-2 t के पावर में 4 और a की पावर में 2। तो क्या करेंगे, m का स्क्वायर l का 0
टी की पावर -4 e की पावर -2। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर -3, ये जाएगा तो -2 और t की पावर जाएगा तो 8 e की पावर 4। क्या ये कोई डायमेंशन किसी का है? देखिए m की पावर 3, l की पावर 2, t की पावर, ये c इज राइट आंसर, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि अगले क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक क्वेश्चन जो बच गया है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।